हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हमसे जो है दो एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। अदिति इनिशिएटेड हर स्टार्टअप फिज लिमिटेड इन 2019। उसने जो है अपना नया स्टार्टअप लगाया अदिति ने। फिज लिमिटेड इज एन ऑर्गेनिक जूस एक्सट्रैक्टिंग यूनिट। इट्स प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ। ये अदिति ने एक स्टार्टअप लगाया, उसकी डिटेल्स दे रखी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ फिज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमें 2021 और 22 की जो है डिटेल्स दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 4 लाख वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ ₹30,000। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 50,000। इंटरेस्ट पेड ऑन 11% डिवेंचर अमाउंटिंग टू ₹5,50,000, जो कि फाइनेंसिंग का पार्ट बनता है। डिविडेंड ₹3 लाख वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर, ये भी फाइनेंसिंग के है। डिवेंचर वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2022। जो डिवेंचर रिडीम करें वो प्रीमियम पर रिडीम करें हैं, तो ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट बनता है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फिज लिमिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें दो एक्टिविटी बनानी है। अच्छा, ये दोनों एक्टिविटी बड़ी ईजी है और इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होनी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा याद रख लो, जो असेट साइड की आइटम होंगी, जैसे नॉन करंट असेट्स, यानी कि आपकी मशीन हो गई, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, असेट साइड की आइटम खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी, याद रख लो। ऐसी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनती है उसमें लाइबिलिटी साइड की आइटम, आप याद रखो, लाइबिलिटी साइड की आइटम आएंगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती है तो उसमें हमें दोनों साइड की आइटम को लेना पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत ही आसान है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप खाली असेट साइड की आइटम को कंसिडर करोगे, और जब फाइनेंसिंग बनाएंगे तो फाइनेंसिंग के अंदर लाइबिलिटी साइड की आइटम को कंसिडर करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें अकाउंट कौन से बनते हैं। देखो, जर्नली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब बनानी है तब हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। ज़्यादातर जो असेट्स के बारे में डिटेल्स आ गई, जैसे मशीन के बारे में डिटेल आ गई कि मशीन आपने सेल आउट करी या मशीन पर डेप्रिसिएशन है, तो मशीन अकाउंट बनेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जरा स्टार्टिंग करते हैं, देखो कैसे होगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये फाइनेंसिंग। सबसे पहले वर्किंग नोट्स पे आ जाओ, क्यों, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ से हम सारी चीज़ निकाल लाएंगे जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आनी है। देखो, सबसे पहले आप मशीन के बैलेंस वीडी लिखो। असेट्स है, असेट्स के बैलेंस वीडी किधर लिखते हैं, डेबिट साइड। यहाँ लिखो बैलेंस वीडी। ये रहा, बहुत ध्यान से देखते चलना, ये वर्किंग नोट में आपको बनाना होगा, याद रख लो। बैलेंस वीडी चेक करो कितना दे रखा है। जो आपको मशीन के साथ कॉस्ट वैल्यू दे रखी है 20 लाख और 28, तो बैलेंस वीडी हमारा 20 लाख तो ये दे रखा है, ये रहा। और बैलेंस सीडी भी हाथ के हाथ यहाँ पर लिख दो। आप बहुत ध्यान से करते चलो, बहुत आसान है, याद रख लेना। कितना दे रखा है, 28 लाख। क्लियर है, ये आपको वर्किंग में बनाने हैं, याद रख लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आइटम यहाँ से लेके आएंगे, डायरेक्ट नहीं लेंगे। यदि एडजस्टमेंट ना हो मशीन के बारे में, कोई भी डेप्रिसिएशन भी ना हो, और मान लो मशीन सोल्ड के बारे में डिटेल ना हो, तो डायरेक्ट डिफरेंस से ले लोगे। लेकिन जब कभी भी एडजस्टमेंट आए तो यू विल हैव टू मेक द अकाउंट, उस अकाउंट को बनाना होगा, वहां से परचेज सेल निकाल के लाएंगे। अच्छा, अब ये देखो, हाथ के हाथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाओ। क्यों बनाना पड़ा इसमें वो भी अभी बताऊंगा। इसी में मिस्टेक हुई थी ज़्यादातर, 60,000 और 90। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका लाइबिलिटी का पार्ट बनता है, तो इसका बीडी किधर आएगा, ये रहा, क्रेडिट साइड। लिखो बैलेंस बीडी, जितना दे रखा है आपको बैलेंस बीडी, और बैलेंस सीडी इसका यहाँ लिख दो, ये रहा। मैं किसी में 2/, ना लिखूं तो आप लिख लेना उसको, बैलेंस सीडी। उल्टे चलते हैं, असेट्स के बीडी किधर आएंगे, असेट्स की नेचर डेबिट है तो उसके ब्रॉड डाउन किधर आएंगे, डेबिट। लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट में लिखते हैं बैलेंस बीडी। कितना दे रखा है, 60 और 90। ये तो हमने ब्रॉड डाउन और कैरीड डाउन अभी तक लिखे हैं, याद रख लेना। क्लियर है। अब जरा एडजस्टमेंट को रीड करते हैं। देखो, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट ही आ रही है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 4 लाख, कॉस्ट वैल्यू बता रहा है 4 लाख, वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 30,000 गेन पर सेल करी है। हमें आज उसकी बुक वैल्यू पता होनी चाहिए कि मशीन की आज बुक वैल्यू कितनी है, तभी पता चलेगा वो कितने की सेल आउट हुई। कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50,000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है टोटल मशीनों पर। हमें उस मशीन, ये अकाउंट बनाने से उस मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल लाएंगे, जो मशीन सोल्ड करी थी कितना लगा था। जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन है वो आप यहां पर लिखोगे, याद रख लेना। ये मैं लिख भी देता हूं, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्लियर है। कितना चार्ज हुआ, 50,000। यही मिस्टेक हुई थी हमसे। क्या मिस्टेक करी थी स्टूडेंट ने
कि इस 50,000 को 4 लाख में से माइनस कर दिया था। हमें हमेशा जो मशीन को सेल आउट करते हैं उस पर जितना चार्ज हुआ उसको माइनस करते हैं। इसमें क्लियर लिखा था डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से देख लो। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है पूरे साल जितनी मशीनें थी उन सब पर लगाए। इसको टोटल करो तो 1,10,000 आ गया, ये रहा 110। अब यहाँ से देखो हम क्या चीज़ निकाल रहा है, ये जो 20,000 आ गया यही तो आपका डिफरेंस है, ये बैलेंसिंग फिगर आई। इसको बोलते हैं मशीनरी, जिस मशीन के ऊपर आपने डेप्रीशिएशन चार्ज करा। क्लियर है? यानी कि ये आपने सोल्ड मशीन, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन सोल्ड मशीन। ये ध्यान से देख लो, सोल्ड चार्ज ऑन सोल्ड मशीन। ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्या दे रखा होगा आपको, ये चीज़ दे रखी है, डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हुआ, तो ये चीज़ मिसिंग करके निकलती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट ये गिवन थी तो ये मिसिंग करके आपको निकालनी थी। अब आप उसकी बुक वैल्यू निकालो। देखो देखो बुक वैल्यू मशीन की कैसे निकलती है, ये रही बुक वैल्यू निकलती है कॉस्ट वैल्यू माइनस डेप्रीशिएशन। जो सोल्ड की बात चल रही है, कितने की मशीन है, 4 लाख रुपए की, ध्यान से देख लो। डेप्रीशिएशन कितना लगा, 20। बुक वैल्यू कितनी आ गई उसकी, 3,80,000, जबकि वो प्रॉफिट पर सेल कर दी। समझ गए? तो कितने की सेल आउट करी होगी भाई, ये उसकी आज बुक वैल्यू आई जो मशीन हम सोल्ड कर रहे हैं, याद रख लो। और इसको हमने किस पर सेल आउट कर दिया, इस रेट पर सेल करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इससे कम पर सेल करते हैं तो लॉस हो गया। लेकिन उसने क्लियर लिख दिया 30,000 प्रॉफिट पर सेल करी, तो इसमें 30,000 प्लस करो। इसका मतलब वो चीज़ कितने की आपने सेल करी होगी, 4,10,000। इसमें यही एक अच्छा पॉइंट था, ये उसकी सेल्स वैल्यू आ गई। याद रख लो, जो मशीन आपने सेल्स करी है ये सेल्स वैल्यू है, आ गया ये चीज़, ये समझ आने था। और ये अब मशीन अकाउंट में आएगा। अब ये मशीन अकाउंट में देखो कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखते जाओ। पहले तो जो मशीन सेल करी उसका डेप्रीशिएशन लिखो, जितना डेप्रीशिएशन उस पर चार्ज हुआ था, कितना था वो हम निकाल के लाए थे 20,000। मोस्टली क्वेश्चनों में आपको ये चीज़ गिवन होगी कि जो मशीन सोल्ड करते हैं ब्रैकेट में लिखा होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन इट। तो स्टूडेंट ने क्या किया, इस क्वेश्चन में दे दिया डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, उस 50 को इसमें से माइनस कर दिया था, जो कि मिस्टेक हो गई थी। तो अब यहाँ देखो ये लिख दिया। अब यहाँ लिखो बैंक, जितने में सेल आउट करी, कितने की सेल आउट करी है, 4,10,000 लिख दो। लॉस होगा तो इधर लिखते हैं, प्रॉफिट होगा तो इधर, प्रॉफिट पर सेल आउट हुई थी, याद रख लो, ब्रैकेट में लिख दो गेन कितना, 30,000। अब इस अकाउंट को क्लोज करो। यहां से जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से इसमें से कुछ नहीं आना, याद रख लेना। इसमें जो सेल हुई होगी वो आ जाएगी प्रोसीड्स है, प्लस हुआ इनफ्लो कैश का, और इससे माइनस हुआ होगा परचेजेज से। अब चेक करते हैं कितनी बनी, 20 तो ये हो गया, 20 32 लाख 30,000 आ रही है। 12 लाख रुपए की परचेजेज आ रही है, नोट कर लो, ये रहा 12 लाख रुपये। यहाँ लिख दो ब्रैकेट में बैंक और यहाँ लिख दो परचेजेज। क्लियर है? इससे तो आउटफ्लो हुआ है और उससे जो 4,10,000 है इनफ्लो। अब उसको लिखो यहाँ। अब हमारा वर्किंग का काम तो हो गया कंप्लीट। सबसे पहले लिखो यहाँ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। भाई कितने की सेल आउट करी थी, 4,10,000 लिख दो, 4,10,000। ये प्लस के हैं, याद रख लेना, क्योंकि इनफ्लो है। परचेजेज कितने की हुई है, 12 लाख। यहाँ पर लिखो परचेजेज ऑफ मशीन, ये माइनस का है ये प्लस का है। ये परचेजेज ऑफ मशीन कितने की दिखा रखी है, 12 लाख रुपये। और कोई आइटम नहीं आ रही तो ये डायरेक्ट आपका ये तो क्लोज हो गया, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो पूरा बन गया। इसका फाइनल आंसर निकालो, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस में आंसर आ रहा है 7,90,000। ध्यान से देख लो ये रहा। तो क्या लिखते हैं इसको, नेट कैश यूज्ड इन। प्लस में आ जाए तो नेट कैश फ्लो लिखते हो, माइनस में आ जाए तो नेट कैश यूज्ड इन। लिख दो यहाँ आंसर इसका, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो एक एक्टिविटी पूरी हो गई हमारी। अब आ जाओ इस पे। मैंने क्या बताया था, इन्वेस्टिंग में क्या चीज़ आएंगी, जो असेट साइड की आइटम है। फाइनेंसिंग में क्या चीज़ आएंगी, जो लाइबिलिटी साइड की आइटम है। कौन कौन सी बनती है लाइबिलिटी की, आप शेयर कैपिटल देखते होगे, शेयर के ऊपर डिविडेंड देखते होगे। ऐसे डिवेंचर हैं, डिवेंचर पर इंटरेस्ट होगा। और या कभी आपने नोट किया हो कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो, यानी कि जो भी बोरोइंग है, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, वो इसमें आएंगी। लाइबिलिटी साइड की आइटम आनी है। अब सबसे पहले देखो ये लिखा है शेयर कैपिटल। शेयर के बारे में कोई डिटेल नहीं है, क्लियर दिख रहा है। 60 से कितने हो रहे हैं, 90। इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो प्रोसीड्स हुआ है। या लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये प्लस का आएगा आपका, याद रख लेना, क्योंकि मनी आई है, कैश का इनफ्लो हुआ है। कितने से हुआ है, 30 लाख रुपये लिख दो इसमें। क्लियर हो गया ये मैं वैसे आपको साइन बना देता हूँ, यहाँ आपने बनाने नहीं है, वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आगे देखो 11% डिवेंचर।
अच्छा, लायबिलिटी का कभी भी अकाउंट नहीं बनता कोई वर्किंग में, खाली एक लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स का बनता है, ध्यान रख लो। जर्नली कौन से अकाउंट बनते हैं? असेट साइड के। असेट्स में मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। या लायबिलिटी से एक ही अकाउंट जर्नली बनता है, कौन सा बनता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। वो इसके अंदर है ही नहीं तो बनाने की हमें जरूरत नहीं, वो वैसे भी ऑपरेटिंग में आना है तो इसका तो कोई काम ही नहीं। अच्छा जी, डिवेंचर के बारे में लिखा हुआ है 50 से कितने दिख गए आपको? 30 लाख। 20 लाख से रिडम्पशन हुई है। और एक और चीज आपको बता दूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आनी हो, चाहे इन्वेस्टिंग में आनी हो, चाहे फाइनेंसिंग में, जब भी लायबिलिटी साइड से कोई आइटम इंक्रीज होगी तो प्लस होनी है, याद रखना। और लायबिलिटी साइड से कोई आइटम डिक्रीज हो रही है तो माइनस होगी, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में आए। ऐसे ही असेट साइड की भी याद रख लो, असेट साइड रिवर्स चलेगी, जब भी वो डिक्रीज होगी तो प्लस होगी और इंक्रीज होगी तो माइनस होगी। लायबिलिटी फ्लैट चलती है, इंक्रीज है तो प्लस करो किसी भी एक्टिविटी में आ रही हो, ऐसी लायबिलिटी डिक्रीज है तो माइनस करो, असेट्स उसकी रिवर्स कर दो। अब ये देखो यहाँ पर डिवेंचर आपको क्लियर दिख रहे हैं डिक्रीज है तो माइनस होगा, वो हमने शेयर देखो इंक्रीज हुए थे तो प्लस कर दिया था, तो यहाँ लिखो शन ऑफ डिवेंचर। और ये भी ध्यान रखना इस पर प्रीमियम भी देना है 10%। सबसे लास्ट पॉइंट देख लो, डिवेंचर वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो पहले तो रिडम्पशन लिखो यहाँ, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भाई कितने हैं? 20 लाख रुपये। माइनस का आएगा क्योंकि पेमेंट हुई है, मैंने अभी बताया लायबिलिटी जैसी डिक्रीज होगी तो माइनस है, यहीं पर आप माइनस करो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना आएगा नोट करो, 20 लाख की रिडम्पशन हुई थी जो कि 10% प्रीमियम पर हुई है। मैं यहीं कर देता हूं आपको कैलकुलेशन, तो 2 लाख रुपये आपने प्रीमियम भी दिया है रिडम्पशन पर। क्लियर है? टोटल 22 लाख से रिडीम हुआ है। दोनों को ऐड करके भी दिखा सकते हैं, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, दोनों ठीक है। कोई स्टूडेंट 20 लाख प्लस 2 लाख प्रीमियम भी यहीं पर कर सकता है, तो 22 लाख दिखा दो, वरना सेपरेट दिखा दो। उसके बाद देखो यहाँ, अब नीचे चलते हैं, दो चीजें दे रखी हैं, एक इंटरेस्ट पेड दे रखा है, एक डिविडेंड। क्लियर ही दे दिया, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, लिखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कितना है, तो यहाँ माइनस करो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है इसलिए माइनस हो रहा है। कितने का है वो देख लेते हैं अभी डिवेंचर। चलो ये दे रखा है आपको इंटरेस्ट पेड 5,50,000, पेड हुआ है तो माइनस होगा, ये भी याद रख लो। ऐसे ही देखो नीचे फोर्थ वाले पॉइंट पे डिविडेंड आ रहा है 3 लाख का, लिखा है वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड किया, आउटफ्लो हुआ, माइनस करो। आपने नोट किया है सारी लायबिलिटी की आइटम है, शेयर लायबिलिटी में लिखते हैं, डिवेंचर लायबिलिटी में लिखते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस इनकम आएगी वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। इनसे रिलेटेड क्या एक्सपेंस बन गया? डिविडेंड पे करना पड़ा, वो लिख दिया हमने। डिवेंचर के ऊपर क्या एक्सपेंस आ गया? इंटरेस्ट का, वो लिख दिया हमने यहाँ। इन्हीं पर प्रीमियम देना पड़ गया, यहाँ आ गया। यहाँ सेट्स की कोई आइटम नहीं आएगी। अब यहाँ लिखो डिविडेंड पेड, इतना पेड कर रखा है, डिविडेंड चेक करो, कैलकुलेटेड है, और भी आसान हो गया हमारे लिए, 3 लाख रुपये। अब इसका टोटल कर दो, और कोई आइटम नहीं है, सारी आइटम आ गई। ए पॉइंट जो एडजस्टमेंट थी वो मशीन की थी, वो उसमें आ गई। सेकंड डेप्रीशिएशन था वो भी उसमें आ गया, इंटरेस्ट ले लिया, डिविडेंड ले लिया, और ऐसे डिवेंचर ले लिया। अब इसका टोटल करो, तो करते हो तो देखो 20 लाख माइनस का है 2 लाख, 22 लाख, 27 लाख हो गया। 30 लाख 50,000 माइनस के, 30 प्लस के माइनस में आ गया 50,000। ये रहा, माइनस का साइन लगा के कर दो। यहाँ पर क्या लिख दोगे? यहाँ पर नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो जी, ये क्वेश्चन था ये वाला, जो कि 2023 में आया था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो फुल फ्लैश क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें तीनों एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। आधा यहां पर बना लेंगे और आधा इधर बना लेंगे, क्योंकि आपको एक ही साथ पूरा दिख जाएगा फिर एक साथ। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। ये 2018 के अंदर आया हुआ है, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ JY लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर लिख दिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मतलब है तीनों एक्टिविटी बनानी है। हमें बैलेंस शीट दे रखी है और साथ में देखो नोट्स टू अकाउंट्स है। दिखने में बहुत लंबा क्वेश्चन लगता है लेकिन है नहीं। इसमें भी स्टूडेंट से एक मिस्टेक हुई थी, वो अभी जब कराऊंगा तब आपको पता चलेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या मिस्टेक आपको बताई थी, डेप्रिसिएशन की मोस्टली स्टूडेंट ने मिस्टेक करी थी। इसमें भी एक मिस्टेक हुई थी, वो अभी जैसे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट आएगा, करंट असेट्स के अंदर से था, जो स्टूडेंट ने क्या करा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले लिया था, वो जबकि आनी थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज है, याद रख लो। ये हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। क्वेश्चन को आगे देखता हूं। अच्छा, पॉइंट आपको ये बताता हूं, बैलेंस शीट में नोट्स नंबर जहां लिखे होते हैं, जैसे देखो रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नंबर 1 आ गया, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका मतलब जिनके आगे भी ये नोट्स नंबर लिखे हो उनको आपने बैलेंस शीट में से डायरेक्ट नहीं लेना, नोट्स टू अकाउंट्स को रीड करना है, वहां से लेना है।
रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में है तो रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। इसमें भी बहुत अच्छा पॉइंट था क्योंकि प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं आ रही। करंट ईयर को ऐड करते हैं, प्रीवियस को सबसे एंड में माइनस। प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, 2 साल के डिविडेंड दे रखे हैं। 2 में से याद रख लो करंट ईयर को आपने हमेशा इग्नोर करना है। लॉजिक भी है क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं और जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है वो करंट ईयर में पे करते हैं। इसलिए हम जो है लास्ट ईयर को कंसिडर करते हैं हमेशा, यानी कि प्रीवियस ईयर को। साथ में इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1,10% डिवेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2022। हमारे डिवेंचर जो है इंक्रीज है, देखो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दे रखे हैं 1,50,000 से 2,50,000, यानी कि फर्दर लोन और टेक कर रखा है। डिवेंचर को सिंपल लैंग्वेज में समझा करो, लोन है, आपने 1 लाख का लोन और लिया हुआ है, लेकिन उसकी डेट बता दी एंड ऑफ द ईयर में, तो उसका इंटरेस्ट आज तो बनता नहीं 1 लाख का, हम 1,50,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आ जाए। ऊपर लिखा करो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर के लिए बना रहे हो करंट ईयर का यहाँ पर ईयर मेंशन कर दो। एक पर्टिकुलर का कॉलम खोलो, एक डिटेल का और एक ये फाइनल अमाउंट का। सारी एक्टिविटी जो एक ऑपरेटिंग बनेगी वो डिटेल में लिखेंगे, ओवरऑल आंसर को यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ शुरू करते हैं और याद रख लो ऑपरेटिंग ही थोड़ी बड़ी बनती है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो छोटी बनती है। अब मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ। देखो सबसे पहले किससे शुरुआत करोगे, नेट प्रॉफिट से। और नेट प्रॉफिट आपको क्या बता रखा है, कैसे लेना है आपने, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये याद रख लो। इस पार्ट में यानी कि जो पार्ट बनता है इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें जर्नली आपको 5 आइटम दिखेंगी। एक तो नेट प्रॉफिट होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, उसके बाद आपको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर है वो है, या 2 डिविडेंड दिख सकते हैं, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम। जो जो दे रखे हैं वो यहाँ लिख दो, या इन 5 को जो है डायरेक्ट आप वर्किंग में कर लो और सीधा लिख दोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यहाँ देखो करंट ईयर के अंदर जरा बहुत ध्यान से देखना, जो रिजर्व एंड सरप्लस आपको 1 लाख और 25, उसके आगे नोट नंबर 1 था तो मैंने डायरेक्ट बैलेंस शीट से नहीं, नीचे चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। करंट ईयर 1 लाख रुपये दे रखा है, लिखो 1 लाख रुपये ये रहा। बहुत ध्यान से देखना, माइनस करना है और अंदर ऑटोमेटिकली वो माइनस का था साइन 25,000, तो यहाँ माइनस का साइन लगाओ। स्टूडेंट ने लिया था 75 जबकि गलत हो गया, ये 1,25,000 बन गया। कैसे बन गया, माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गए, प्लस में, तो 1,25,000 था, ये चीज थी। अब इसमें क्या चीज बताइए आपको, 4 चीजें जनरली और दिखेंगी। प्रोविजन फॉर टैक्स दिख सकता है, प्रपोज डिविडेंड दिख सकता है, इंटरिम डिविडेंड और जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व तो है नहीं, प्रपोज डिविडेंड है, इंटरिम भी नहीं है। और प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर। और इंटरिम डिविडेंड आए तो हमेशा एक ही दिया होगा जनरली, कभी 2 दे दे तो करंट ईयर का लेंगे। यहाँ लिखो आप प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये कौन सा लेना है, करंट ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखते चले जाओ, करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स पे आओगे, जब आप करंट लायबिलिटी में चेक करो उसके आगे 3 और 4 नंबर दे रखा है। 4 नंबर याद करो, 4th नीचे चले जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में, 4th पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, 2 आपको दे रखे हैं, 1,25,000 करंट ईयर है, 75,000 पेड होगा, जो सबसे एंड में माइनस करते हैं, याद रख लो। तो 1,25,000 आपको यहाँ प्लस करना है, ये रहा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें और क्या चीज आपको बताई थी, जर्नल रिजर्व दे ही नहीं रखा, छोड़ देंगे। इंटरिम डिविडेंड है नहीं, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, ले लो। वो कितना दे रखा है, प्रीवियस ईयर का लेंगे, याद रख लेना, कहीं गलती कर दो आप। पी वाई का मतलब प्रीवियस ईयर, क्लियर है। 2 दे रखे हैं आपको, 21 का दे रखा है, 22 का, तो 21 का लोगे 50,000। ये तो हमारा एक काम हो गया। यहाँ इसके अंदर 2 चीजें और आ सकती थी यदि क्वेश्चन में मेंशन हो तो, जर्नल रिजर्व आ सकता है या साथ में इंटरिम डिविडेंड, और कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ सकती है, जैसे कि आपको कोई जो है लॉस, अर्थक्वेक की वजह से कोई लॉस हो गया हो या कोई क्लेम रिसीव्ड हो गया हो, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। अब इसका टोटल करो, टोटल करते हो तो ये 3 लाख रुपये बन गया, और इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लिखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये तो एक स्टेप हमारा हो गया इसका। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपने आप में 3 पार्ट में बनती है, याद रख लो। एक पार्ट तो ये है, इस पार्ट को हम वर्किंग में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फिर सीधा 3 लाख लिख देंगे और उसके आगे ये लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। दूसरे पार्ट में बनती है, आप याद करो, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। उसके अलावा तीसरे पार्ट में बनती है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। अब सेकंड करते हैं, यहां पर लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम।
अच्छा, इसमें भी जनरली थोड़ी आइटम है, याद रख लो। एक तो डेप्रीशिएशन हो सकता है, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो सकता है, या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हो सकते हैं, या कभी कभार गेन आ जाए, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट माइनस कर देंगे, लॉसेज जितने हैं उन सबको ऐड करते हैं। अब चेक करो यहाँ क्या क्या दे रखा है। एक तो देखो डेप्रीशिएशन दे रखा है, जहाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो लिखोगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है, नोट करो यहाँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन आपको दे रखा है 75 से 1,37,000, यानी कि 1,37,500 माइनस करो इसमें से 75,000। कितना डेप्रीशिएशन लिया, 50, और 50 कितना हो गया आपका 12, 62,500 आ रहा है। ये चेक कर लेना, क्लियर है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के बाद अगला क्या आना था आप याद करो। इसके अंदर मैंने जो अभी बताया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखो यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो भी मैं यहीं कर देता हूँ कितना आ रहा है अब आपका। ये तो क्लियर बता दिया कि कौन सी अमाउंट पर लगाना है, बिगनिंग अमाउंट पर। क्यों लगाना है, 1,50,000 के डिवेंचर दे रखे हैं जो कि इंक्रीज हो गए 250, यानी कि आपने 1 लाख का फर्दर लोन लिया। तो ये तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी डेट को लिया था। हम यदि उस लोन को बिगनिंग में ही ले रहे हैं तो पूरे 2,50,000 पर इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि 150 पे तो देंगे ही, जो फर्दर लोन लिया उस पर भी देंगे। मिड में लेंगे तो 1,50,000 पे तो फुल इंटरेस्ट दोगे, और जो आपने 1 लाख का फर्दर लोन लिया मिड में, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको, तो उसके ऊपर 6 मंथ का। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर बता रखा है एंड ऑफ द ईयर में लिया था, तो उस पर तो इंटरेस्ट बनता नहीं, 150 पे बनता है। और किसी को ये ना समझ आए, कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग डेट दे दे डिवेंचर इशू के बारे में, तो अपोजिट डेट पे लगाना है। देखो यहाँ पर क्या डेट दे रखी है, 31 मार्च 2022। इसके अपोजिट डेट कौन सी बनती है, 21, तब लगा लो। लेकिन ये बिगिनिंग और एंडिंग डेट होनी चाहिए, मिडल नहीं होनी चाहिए, तब ये रूल अप्लाई होगा। वरना कॉन्सेप्ट पे चलो, सीधी सी बात है, 10% दे रखा है तो 15,000 आपका इंटरेस्ट बन गया। यहाँ तक तो क्लियर हुआ भाई। एडजस्टमेंट हमारी दोनों हो चुकी। प्रपोज डिविडेंड तो ऑपरेटिंग में आना था, आ गया, बाद में वो फाइनेंसिंग में आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट आपका ऑपरेटिंग में ले लिया हमने, उसके बाद फाइनेंसिंग में इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ से चेक करते हैं और क्या क्या आइटम आनी है इसके अंदर। और देखो यहाँ से कोई आइटम नहीं दिख रही जो इसके अंदर आनी थी, क्योंकि ना तो कोई मशीन सेल कर रखी जिसके ऊपर कोई प्रॉफिट लॉस हो। अब इसको क्लोज करो। इसको क्लोज करते हो तो यहाँ चेक करो, ये इनको करते हो तो ये 3,77,500 आ रहा है, लिख दो ये। इसके आगे क्या चीज़ लिखते हैं, बहुत ध्यान से देख लो। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। अब वो शुरू करते हैं। यहाँ देखो क्या करते हैं, प्लस करते हैं करंट एसेट्स यदि आपकी डिक्रीज हो रही है तो, और करंट लायबिलिटी यदि आपकी इंक्रीज हो रही है तो। क्लियर है। ये मैंने आज एब्रीवेशन लिख दी, आप पूरा लिख लेना। डिक्रीज का मतलब डीसी का मतलब डिक्रीज होना, और माइनस करते हैं जो आपकी करंट एसेट्स जो है इंक्रीज हो जाए या करंट लायबिलिटी डिक्रीज। क्यों करते हैं, लॉजिक भी है। करंट एसेट्स का डिक्रीज होने का मतलब है आपने सेल आउट करी होगी, कैश का इनफ्लो होगा। करंट लायबिलिटी इंक्रीज का मतलब होगा कि आपने लिया होगा तो इनफ्लो हुआ होगा, इसलिए करते हैं। जब भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मीनिंग है पेमेंट करी होगी, तो आउटफ्लो है, इसलिए माइनस करते हैं। माइनस का मैं छोटा सा यहीं बना देता हूँ, करंट एसेट्स इंक्रीज लिख लो यहाँ, एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज। अब चेक करते हैं कौन सी दे रखी है। अब असेट्स और लायबिलिटी पे चलो। देखो लायबिलिटी साइड से तो कोई आइटम ही नहीं आनी थी करंट लायबिलिटी की। इसके अंदर तो हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लेनी है। सीए का मतलब करंट एसेट, सीएल का मतलब करंट लायबिलिटी। कुछ एब्रीवेशन लिखी है वो समझ लेना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ आना नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स था, वो इसमें नहीं आना। अब यहाँ से असेट साइड से चलो, वहाँ करंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, खाली ट्रेड रिसीवेबल आएगा बस, और कोई आइटम आई नहीं रही। देखो ट्रेड रिसीवेबल भी चेक करो, 2,25,000 से 50,000 से इंक्रीज है तो माइनस होगा। असेट्स जब भी इंक्रीज है तो मैंने आपको क्या बता रखा है, माइनस करनी है। डिक्रीज है तो प्लस करनी है, कहीं पर भी आनी हो। यहाँ पर आप लिखो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया भाई। इसके अंदर तो कोई आइटम आई नहीं रही, छोड़ देंगे। यदि मान लो करंट असेट्स दे रखी हो, कोई इंक्रीज या डिक्रीज है तो ले लेंगे। गलती इसमें हमसे क्या हुई थी आपको बताऊं, जब ये एग्जाम हुआ था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो सबसे एंड में लिखते हैं, याद रख लेना जब तीनों एक्टिविटी कंप्लीट होंगी। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस दे रखा था, जो स्टूडेंट ने यहाँ ले लिया था, यहाँ नहीं आना, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। अच्छी तरह से इसको टिप्स पे ले लो। क्लियर है। अब यहाँ चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं। देखो इसको जब आप क्लोज करते हो तो ये बन गया, इसमें से 50 माइनस करो तो 3,27,500 आ गया। और इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान से देख लो,
ये रहा, ये तो ये बन गई। अब इसमें से क्या माइनस करते हैं, याद रखो इनकम टैक्स पेड जो आपने करना था। देखो टैक्स करंट ईयर यहाँ लेंगे, प्रीवियस ईयर को यहाँ करते हैं माइनस। इस वाले करंट ईयर को बोलते हैं मेड, याद रख लेना, क्लियर है। और जो नीचे प्रीवियस ईयर है इसका मतलब वो पेड करा है। माइनस करो इनकम टैक्स पेड, लेस करो इनकम टैक्स पेड। भाई कितना दे रखा है ध्यान से देखो, इनकम टैक्स आपको प्रीवियस ईयर का ये दे रखा है आपको 75,000, माइनस कर दो 75,000 इसमें से, क्लियर है, ये माइनस का। अब ये आंसर आपको यहाँ लिखना था फाइनल में, क्लियर है। अब 75 इसमें से माइनस करते हैं तो 327 आ रहा है, 327,500 माइनस कर दो 75,000, ये बन गया 252,500, वो भी प्लस का। तो अब यहाँ लिख दो 2,52,500 फाइनल आंसर आ गया, और ये प्लस का आया, याद रख लेना। इसके आगे लिख दो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो एक एक्टिविटी कंप्लीट हुई, पहले सारी डिटेल्स में लिखते जाएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। 3 पार्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपने आप में बनती है, सुन लो। पहला पार्ट तो ये वाला है जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी से आइटम का पहले का है, इसको वर्किंग में कर लो तब लिख दो। फिर दूसरे में क्या लिखना है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तीसरे पार्ट में आपने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, इन तीनों को क्लब करके माइनस कर दो इनकम टैक्स पेड जो आपको दे रखा है। यहाँ पर ये भी लिख लो प्रीवियस ईयर, क्लियर है, वो माइनस करोगे फाइनल आ गया। ये तो एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत छोटी बनती है, ध्यान रख लो, ऑपरेटिंग की बड़ी बनती है। यहाँ सबसे पहले लिख दो एडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये देखो ये कैसे बनेगी। अब इसके अंदर खाली आपको असेट साइड से देखनी आइटम, लायबिलिटी की कोई नहीं देखनी। असेट साइड के अंदर देखो नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है और उसके आगे नोट नंबर 5 लिखा है, तो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में 5 पे चलते हैं, और वहां पर भी बिफोर डेप्रिसिएशन जो आपको डिजिट दे रखी है उस डिजिट को आपने कंसिडर करना है। यानी कि 5,25,000 से आपकी असेट्स कितनी दिख रही है, 7,30,000 इंक्रीज हो रही है, तो परचेज हुई होगी, तो परचेजेज ऑफ मशीनरी लिख दें। माइनस करोगे इसमें तो 2,12,500 आएगा। लिखो यहाँ पर परचेजेज ऑफ मशीन कैसे आया, 2,12,500 आया है। मैंने उन दोनों को माइनस कर दिया, कितना कितना दे रखा था, रहा 737,500, मैं लिख भी देता हूँ ये रहा, और इसमें से आप माइनस कर देना 5,25,000, तब आपका ये आंसर आ जाएगा 5,25,000, क्लियर है, ये था। अब ऐसे ही देखो असेट साइड में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज है, वो भी इंक्रीज है, तो आपकी असेट्स इंक्रीज है तो आपका आउटफ्लो हुआ है, माइनस करो क्योंकि आपने लोन प्रोवाइड कर रखा है, तो माइनस करो यहाँ से। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज ग्रांटेड कितने का है, 1 लाख रुपये, दोनों माइनस के हैं, याद रख लेना, ब्रैकेट के साइन लगा दो दोनों पे। अब इसका टोटल करो बस, और कोई असेट्स में आइटम ही नहीं है, करते हो तो 3,12,500 आ रहा है माइनस का। इसके आगे लिख दो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो आपकी इन्वेस्टिंग बन गई, छोटी बनी ना, देखो ऑपरेटिंग तो कितनी बड़ी बनी थी, इन्वेस्टिंग छोटी सी है, फाइनेंसिंग भी ऐसी ही छोटी बनेगी। लिखो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो अब इसमें खाली लायबिलिटी साइड के आइटम देखनी है, और वो भी क्या है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी में से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर कैपिटल के बारे में कोई चेंज नहीं हो रहा, नोट करो अच्छी तरह से, तो शेयर तो प्रोसीड्स हुई नहीं ना। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने 1 लाख से आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज हैं, तो प्रोसीड्स हुई है, इशू करे होंगे डिवेंचर तभी आपके इंक्रीज हुए। लिख लो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। कितना अमाउंट दे रखा है डिटेल के कॉलम में लिखना है, अभी फाइनल जब आएगा तब वहां लिखते हैं प्लस के आगे। अच्छा इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करा था, याद करो, इंटरेस्ट माइनस किए तो प्लस है, माइनस करो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, एडजस्टमेंट थी इसलिए 2 जगह आ रही है। पेड ऑन डिवेंचर कितना अमाउंट था, ध्यान करो 15,000, जो हमने ऑपरेटिंग में भी लिख रखा है, ये रहा इंटरेस्ट, ये 15 यहाँ पर आएगा। ऐसे ही हमने डिविडेंड पेड कर रखा था, वो भी एडजस्टमेंट में था इसलिए 2 जगह आएगा, ये रहा 50,000, वो भी यहाँ पर आएगा, माइनस करो प्रपोज डिविडेंड पेड। एक और चीज़ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, चलो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नंबर 3 पे चले जाओ, उसमें 50,000 से आपने शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट को रेज कर रखा है, तो यहाँ पर वो भी आएगा। यहाँ प्लस करो बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड, यानी कि लिया हुआ है आपने, कितना अमाउंट है 50,000, क्लियर है, ये रहा। अब इसका टोटल करते हो तो 50-50, ये तो यहीं कैंसिल हो गया, 85,000 प्लस में आ गया, नोट करो ये रहा। प्लस में आया तो लिख दो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों का टोटल, 3 एक्टिविटी बन गई हमारी, एक ये बन गई, एक वो बन गई और एक ये बन गई, इन तीनों का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद लिखते हैं उसको, यदि प्लस में आए तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यदि वो माइनस में आए तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तीनों का टोटल यहाँ पर करते हैं, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
कैसे लिखते हैं वो भी नोट कर लो। 25,000 रुपये आ रहा है, कैसे आया वो समझा देता हूँ यहीं पर आपको। ये देखो 2,50,000 तो आपका प्लस का था, ये रहा। उसके बाद माइनस का था 3,12,500 और फिर प्लस का था 85,000। तीनों को ऐड करोगे तो 25 बनेगा। अब तीनों को ऐड कर दिया तो 25 आ गया। इसके अंदर ओपनिंग कैश को ऐड करते हैं और क्लोजिंग के इक्वल आएगा। ऐड करो यहाँ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भाई कितना दे रखा है ओपनिंग कैश, चलो अब ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दे रखा है 25,000। उसको आप ऐड करो, वो अपने आप क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए, तो समझ लो आंसर ठीक आ गया। ये रहा 50,000 आ गया। इसको लिख दो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये रहा, ये था ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ भाई? ऑपरेटिंग भी बनानी थी इस क्वेश्चन में, इन्वेस्टिंग भी बनानी थी, फाइनेंसिंग भी, यानी कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का था। और मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में स्टूडेंट से क्या मिस्टेक हुई थी। कुछ स्टूडेंट से उन्होंने जो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में था, याद करो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, इसको यहाँ पर ले लिया था ऑपरेटिंग के अंदर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी वाले पार्ट में। यहाँ नहीं आएगा, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट बनता है। क्लियर हो गया? तो आज हमारा अब ये कैश फ्लो का 2 क्वेश्चन आपको करा दिए। नेक्स्ट क्लास में आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।